से थे पावर के फॉर्मूले थे, ये पावर के फॉर्मूले अपने लिए क्लियर हो गए। अब ये पावर के फॉर्मूले पे सारे अपने को न्यूमेरिकल्स पूरी तरीके से सॉल्व करने का। हीट के 3 फॉर्मूले क्या थे, बस यहाँ पे टी 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 लगा तो हीट के 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। क्लियर, कोई मसला है इसके अंदर नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या, हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट ऑफ अ रेट ऑफ, कितना दिया हुआ है, हीट रेजिस्टेंस कितना बोला, हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, एक सर्किट है उसके रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और उसका कितना दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, 100 वॉट, क्या दिया हुआ है 100 वॉट। यानी ये क्या है, गिवन में अगर पहले सम की बात करूँ तो गिवन में सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है, पावर दी हुई है, क्या दी हुई है, क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखो यहाँ पे पावर नहीं बोला हुआ है, यहाँ पे कोई और ही टर्म दिया है, रेट पूछा हुआ है। समझ में क्या पूछा हुआ है, रेट पूछा हुआ है, रेट, रेट तो वो कितना होता है 100 वॉट है। एंड द करंट कितना दिया हुआ है, 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट ऑफ I इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर। क्लियर हो गया, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, यानी क्या पूछा है, टू फाइंड में क्या पूछा हुआ है, आर पूछा हुआ है। अच्छा, अगर इसको अगर डायग्राम हम लोग इसका बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं बोल देता हूं कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी लगी पड़ी है, अब ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मुझे क्या बोला गया, इस रेजिस्टेंस के अंदर पावर जनरेट हो रही है, कितने की पावर जनरेट हो रही है, 100, और अपने को क्या पूछा, और आई दिया हुआ है, और पूछा गया अपने को आर पूछा हुआ है। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, दिख रहा है कोई, आई स्क्वायर इंटू आर। समझ में आ गया। सबसे पहला सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे, सोल्यूशन के अंदर अपने को मिलेगा एक फॉर्मूला है, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। क्लियर हो गया, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। अब P की वैल्यू तो अपने को गिवन है, कितनी है 100 वॉट, इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा R। अब R की वैल्यू चाहिए 9, बोलो कितना आएगा, 9 1 9, 1 कैरी होएगा, फिर 11 9 1 9, 9 1 9, फिर कितना बचेगा 11.333 करके चीज बचेगी, नहीं 11.11, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू 11.11 ओम, ठीक है। ये चीज पूरी तरीके से क्लियर होगी, इसमें कोई मसला है, पक्का क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, तो राउंड फिगर में उसको 11 ही कर लेंगे, समझ ना, क्योंकि 5 से बड़ा नहीं है ना, नंबर 5 से अगर बड़ा रहता है तो हम लोग 11.5 को 12 लिख सकते हैं, समझ में। और ये 5 से छोटा है, मतलब ये जो 1 है वो 5 से छोटा हुआ है, तो इसको 11 लिख सकते हैं राउंड फिगर के अंदर। समझ में आ गया, क्लियर हो गई। अब देखो 2 टंगस्टन बल्ब ऑफ वॉटेज कितना दिया हुआ है, 100 वॉट एंड 60 वॉट, पावर वर्क ऑन 220 वॉट, यानी वोल्ट की वैल्यू, अपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है अपने को 220 वॉट। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर। देखो क्या दिया हुआ है, दो बल्ब दिया हुआ है। टंगस्टन वाले में क्या होता है, टंगस्टन वाले में ना अंदर जो फिलामेंट होता है, हम लोग पढ़ेंगे अभी जाके उसके अंदर, मेरे ख्याल से कल मैंने थोड़ा सा, अच्छा कल मैंने सिर्फ इसके बारे में, फ्यूज के बारे में बताया था, ठीक है। चलो कोई नहीं, पहले ये वाले सारे कर लेते हैं, उसके बाद वो हम लोग को आगे बढ़ना ही है। सेकंड करते हैं। अब क्या बोला है, एक सर्किट है जिसमें कितने रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है। कितने रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस। तो पहले एक सर्किट बनाते हैं, दोनों रेजिस्टेंस दिए और दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलली। कैसा कनेक्ट है, दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग ने सप्लाई कर दिए, क्या सप्लाई किया, वोल्ट कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दिया हुआ है। अब बात करेंगे किसकी, रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है बताओ जरा, गिवन में एक 60 वॉट का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ पढ़ो जरा, पावर दिया हुआ है ना, दो पावर दिया हुआ है। तो P1 यानी रेजिस्टेंस 1 की, इसको अगर मैं R1 पकड़ लूँ, इसको मैं पकड़ लूँ R2, तो R1 में जो पावर है वो कितनी है 100 वॉट, कितनी है 100 वॉट, और दूसरे में कितनी है 60 वॉट। इसको कैपिटल लिखना है अपने को, ठीक है। ये दोनों चीज अपने को गिवन है। दूसरा हम लोग को क्या गिवन है, हम लोग को गिवन है 220 वोल्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मसला क्या है, अब यहाँ से करंट फ्लो होगा। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या रहता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ में, तो यहाँ से करंट चला जाएगा। अच्छा ये पहले ना तुम लोग के सिलेबस में था,
10th स्टैंडर्ड में, लेकिन अब सिलेबस से निकाल दिया। ये 9th स्टैंडर्ड में तुम लोग को हो गया रहेगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये चीज तुम लोगों ने सुने रहोगे 9th स्टैंडर्ड के अंदर। पहले वो एक कॉन्सेप्ट देख लेते साइड में कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, फिर ये न्यूमेरिकल में आ जाएंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल साइड बाय साइड सॉल्व हो जाएगा। अब मैं ले लेता हूँ, देखो ये रेजिस्टेंस है, ये किस में, पैरेलल में। ठीक है, ये कनेक्टेड है। अब मैं क्या बोलता हूँ, इसके अंदर मैंने करंट पास किया हूँ। ठीक है, ये वोल्टेज इधर मैंने करंट पास किया वो I। ठीक है, वो करंट जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, करंट जा रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस में समझ लो V है मेरा। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, V है, और करंट मेरा I है। तो करंट जब यहाँ पे जाएगा ना, यहाँ पे पहुंचेगा ना, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पैरेलल की। किसकी बात कर रहा हूँ भाई, पैरेलल की बात कर रहा हूँ। तो पैरेलल के अंदर जो करंट होता है, वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। और जो अपना समझो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा I1 हो जाएगा, और एक हिस्सा हो जाएगा I2। समझ में, पहले I था, वो क्या हो गया, ब्रांच चेंज करके वो आगे बढ़ गया, तो करंट क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है ना, वो सेम रहता है। क्या रहता है, सेम। मतलब इसके लिए भी वही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, इसके लिए भी वही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। ये पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन तुम्हारी क्या बोलते हैं, किस्मत बहुत ज्यादा खराब रहेगी, तो क्या आ जाएगा, तुमको सीरीज का दे देगा। तो सीरीज में देखो क्या होता है, सेम चीज है। इसके अंदर क्या होता है, इधर देखो, समझो मैंने सप्लाई कर दिया, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है। ये करंट I है ना, तो यहाँ पे भी करंट I रहेगा, यहाँ पे भी करंट I रहेगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो डिवाइड हो जाएगा। समझो पोटेंशियल डिफरेंस V था, तो यहाँ पे आ जाएगा V1, यहाँ पे हो जाएगा V2। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा किसकी, सीरीज की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, सीरीज की। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाता है, करंट रहता है सेम। क्या रहता है भाई, सेम रहता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये 9th का कॉन्सेप्ट था, 10th के अंदर इसका अपने को एप्लीकेशन में दिया हुआ है। तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखो, अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो करंट है, हम लोग को फाइंड क्या करने बोला, करंट फाइंड करने बोला ना। टू फाइंड बोलो क्या दिया हुआ है, मेन कंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा। अगर मैं मान लेता हूं कि मेन कंडक्टर का करंट मेरा I है, ठीक है, क्या है, I मुझे फाइंड करना है। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा सर्किट जो है वो पैरेलल में लगा हुआ है, और पैरेलल में क्या होता है, करंट क्या हो जाता है भाई, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ से मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ पे मेरा करंट रहेगा I1 और यहाँ पे मेरा करंट रहेगा I2। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ सोल्यूशन के अंदर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा करंट आएगा ये, वो क्या रहेगा, I1 प्लस I2। क्लियर हो गया पूरी तरीके से, इसमें कोई डाउट है? यानी हम लोग को पहले I1 पता करना है, फिर हम लोग को पता करना है I2। अगर ये दोनों चीज हम लोग को मालूम है तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं, ध्यान से देखो, सीरीज में मैंने क्या बोला हूँ, करंट सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूट। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पैरेलल की। पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग हो गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सेम रहेगा। अब देखो, दोनों सर्किट में अगर मैं बात करूं, इधर पे पावर दी हुई, इसकी पावर दी हुई है, ठीक है। तो पावर में हमारे पास V और I का फॉर्मूला है, क्या VI फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं सोल्यूशन के अंदर, केस 1 फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस। कितना दिया, फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस। फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो मैं P1 इज इक्वल्स टू V1 I1। क्लियर। अच्छा, V तो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो उसको V लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल्स टू V I1 हो गया, P1 इज इक्वल्स टू V I1। क्लियर, हम लोग को I1 फाइंड करना है। तो I1 क्या आ जाएगा हम लोग के इधर पे, I1 इज इक्वल्स टू P1 बाई V। क्लियर। अच्छा, P1 की वैल्यू कितनी है अपनी, P1 की वैल्यू है 100 और इसकी वैल्यू कितनी है 220 वाट। 0 0 चला गया, ठीक है। कितना बचेगा बताओ, 2 5 2 11 इतना आ गया। यानी अगर हम लोग इसको अगर हम लोग करने जाएंगे, डिवाइड करने आएंगे, तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 7.2। यानी अगर हम लोग को पहले इसको डिवाइड करना, तो डिवाइड करके देख लो भाई कितना आ जाएगा। इधर पे आएगा अपना 11, इधर पे आएगा 5, 0.5। तो इसके आसपास कौन सा नंबर आता है, 4 बराबर कितना बचा, 6 बच गया। फिर अगेन 0, अब 5 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 55। अब कितना बचेगा 5, फिर 0 आ जाएगा, यानी वही 4 आएगा। तो अब लेकिन अभी हम लोग 10th स्टैंडर्ड में, तो हम लोग को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। I इज इक्वल्स टू अपने को कितना आएगा 0.45। यूनिट क्या है भाई इसका, एम्पियर है। क्या है, एम्पियर है। ये चीज क्लियर हो गई, हम लोग को पहली चीज आ गई। अब मैं लिखता हूँ फॉर रेजिस्टेंस 2, फॉर सेकेंड रेजिस्टेंस। क्या लिखता हूँ, फॉर सेकेंड
रेजिस्टेंस। इसमें क्या फॉर्मूला आएगा, P2 इज इक्वल्स टू VI2। क्लियर, PI2 हो गया, P2 इज इक्वल्स टू VI2। ये क्लियर है पूरी तरीके से, इसमें कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को नहीं। तो P2 अपने को कितना दिया हुआ है 60 इज इक्वल्स टू V अपना 220 है, I2 फाइंड करना है। तो I2 अपने को कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 0 0 कट गया, ठीक है। अब अपने को सेम चीज़ है 3 डिवाइड बाय 11, देखो 2 3 जा और 2 11 जा, तो हम लोग को वही चीज़ लेके आने का है, क्या लेंगे 11 बाय 3.02 जा। क्लियर हो गया, कितना हो गया 2 जा 22, कितना बचा 8, फिर आएगा 0 पॉइंट लगाओ, कितना आएगा 77, कितना बचा 3, फिर 0, फिर कितना आएगा 22, तो ओनली 27 पे छोड़ देते हैं। हम लोग को I2 की कितनी वैल्यू आ गई 0.27 एम्पियर, तो I2 इज इक्वल्स टू 0.27 एम्पियर। क्लियर हो गया, ये नीचे का व्यू आ रहा है उसमें, कोई एक मिनट देखना बस, ये नीचे इसी भी आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को क्लियर हो गई, ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो गई। लेकिन हम लोग को फाइंड क्या करना था, I1 फाइंड करना था। देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ, क्वेश्चन इस तरीके से भी एग्जाम में फ्रेम कर सकता है कि पहला वाला रेजिस्टेंस जो जा रहा है उसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है, व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट रेजिस्टेंस। तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए 0.45 एम्पियर, और सेकंड रेजिस्टेंस के लिए 0.27 एम्पियर। पूरी तरीके से क्लियर है। अब अगर ये पूछा है कि मेन करंट, मेन सर्किट जो है उसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है, तो अपने को वो I की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, I, क्योंकि देखो यहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा फिर वापस आके यहाँ पे मिल जाएगा, तो I फ्लो हो रहा है ना पूरी तरीके से। तो ये करंट फाइंड किया ना, I क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। इसके लिए पहले भाई फॉर्मूलाज अपने क्लियर करो। जब मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ जिस चैप्टर के लिए कि फॉर्मूला याद करके आओ, उसके पीछे का पर्पस है, नहीं समझ में आएंगे वरना न्यूमेरिकल। अभी ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना। अब मेरे को I1 फाइंड करने का है, तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पहला वाला है 0.45 प्लस 0.27। क्लियर हो गया ये चीज। अब इसको क्या कर लो भाई, ऐड कर लो, 0.45 इंटू 0 प्लस 0.27, ये कितना हो गया 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपना 7 हो जाएगा, और वो 0। तो अपने को आंसर क्या है 0.72 एम्पियर। क्लियर हो गया, I की वैल्यू आ गई। देखिए हम लोग को इसमें क्या, देखो 0.72 एम्पियर ही दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। हम लोग देख लेते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ हीट क्या है, मतलब अपने जो इलेक्ट्रिसिटी से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो लास्ट टाइम मैंने तुम लोग को 2-3 चीज़ें बताया था, फ्यूज़ के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। तो फ्यूज़ के बारे में हम लोग वापस से देख लेंगे, ये फ्यूज़ एक्चुअल में काम क्या करता है, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ देखना है, एप्लीकेशंस फ्यूज़ की। अब फ्यूज़ तुम लोग ने देखे रहोगे, मीटर बॉक्स रहता है ना अपने बिल्डिंग का मीटर बॉक्स, उसके पास सबके नीचे सबका फ्यूज़ लिखा रहेगा, सबका फ्यूज़ ऐसे वो निकाल लेते हैं, ठीक है। अब फ्यूज़ का मोस्टली काम क्या है, देखो हम लोग मान लेते हैं कि ये अपना फ्यूज़ है, ठीक है। ब्लू कलर की लाइन है ना, ये मोस्टली अपना फ्यूज़ है। क्या है ये अंदर के दिख रही है ब्लैक कलर की, ये अपना फ्यूज़ है। इसको इस तरीके से निकाल लिया जाता है। अगर तुम लोग देखोगे तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अंदर फोटो दी हुई है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, तुम जो है मस्त अपना पोकेमोन का कार्टून देख रहे हो टीवी पे, क्या कर रहे हो, वायर गया है इसके अंदर, पोकेमोन चल रहा है अपना, ठीक है। और यहाँ पे अपना मेन मीटर बॉक्स है, या हमारा मेन पावर सोर्स है, ठीक है। सोर्स है मतलब बिल्डिंग के अंदर जहाँ से लाइट आती है ना, हाई वोल्टेज, करंट हाई रहता है लो रहता है, वोल्टेज हाई रहता है लो रहता है, तो वो यहाँ से आता है मेन बिल्डिंग से। तो ये जाता है सीधा किसको, फ्यूज़ को जाता है। असल में बीच में एक कंपोनेंट और आता है जिसको हम लोग मीटर बोलते हैं, लेकिन अभी हम लोग आगे देखने वाले वो चीज़ होती है। पहले फ्यूज़ का कॉन्सेप्ट समझ लो। तो ये मेन सोर्स है अपना बिजली का। अब यहाँ से क्या हो रहा है, मीटर में करंट आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मीटर में, और यहाँ पे क्या चल रही है, टीवी चल रही है। अभी मस्त तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। अब क्या हो जाता है, एक वोल्टेज का अमाउंट ऑफ करंट आता रह रहा है, आ रहा है, और ये आराम से पास कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, पास कर रहा है एकदम आराम से। अब क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद जब सोर्स है ना, सोर्स अभी नॉर्मल अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है, वोल्टेज पास कर रहा है, लेकिन एक बार कैसा हो जाएगा, तुमको बहुत हाई वोल्टेज का करंट आ जाएगा। कैसा आएगा, हाई वोल्टेज का करंट। अब वो इतना हाई वोल्टेज का करंट रहेगा कि अगर वो तुम्हारी टीवी तक पहुंच गया तो तुम्हारा पोकेमॉन छोड़ो, तुम्हारा मुंह पोकेमॉन जैसा हो जाएगा अगर पास बैठे रहोगे, ठीक है। आग लग सकती है, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो फ्यूज़ क्या काम करता है, देखो फ्यूज़ जो बना रहता है ना, उसका मटेरियल बना रहता है लेड का। किसका बना रहता है, लेड एंड टिन, इन दोनों का मिला के
एलॉय रहता है। ये क्या बना रहता है? लेड और टिन का। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे लेड और टिन की, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है ना कंपैरेटिवली लो रहता है। लो मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है भाई? लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है। तो अब क्या होता है, जैसे ही बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होता है, हम लोग ने देखे हीट किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू दी स्क्वायर ऑफ द करंट। हम लोग ने देखे थे लास्ट वाले उसमें। एच का क्या फॉर्मूला आता है? एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट। तो देखो पहले थोड़ा 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 करंट आ रहा था, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आएगा, यानी हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब वो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से जो लेड का और टिन का एलॉय है, जो कि अपना फ्यूज है, वो पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो इनके बीच का सर्किट ब्रेक हो जाएगा। इस वजह से तुम्हारा मुंह पोकेमॉन जैसे बनने से बच जाता है। समझ में? क्लियर हो गया? कोई मसला इसके अंदर? ठीक है, दूसरी चीज देख लेते। फ्यूज पूरी तरीके से क्लियर हो गया, पक्का। अब दूसरा देखते हैं, लाइट बल्ब। खुद भी खराब होता है ना? खुद ब खुद खराब हो जाता है नहीं, जब तक उसकी बहुत टाइम बाद उसको रिप्लेस करते हैं टाइम टू टाइम, ताकि मेंटेन रहे। क्या होता है, देखो वो मेटल है, और हर एक मेटल में क्या होता है कि भाई वो डीके होता है, कोरोजन होता है हर एक मेटल में। तो वो कोरोजन की वजह से क्या हो सकता है उसकी करंट पास करने की कैपेसिटी कम हो जाए, या वो कंडक्टिव नहीं रहे उतना ज़्यादा। तो उसके इफेक्ट की वजह से उसको टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। और मोस्टली अगर खराब होता है तो इसका मतलब होता है फ्यूज तुम्हारा टूट गया, और फ्यूज टूट जाएगा तो तुम्हारे घर में लाइट आएगी नहीं। समझ में? हाँ, नीचे वही रहता है। अच्छा ठीक है, क्या कर बार बार नहीं चेंज करते, वो जब खराब होता है तब चेंज करते, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उसके बाद में बल्ब की। किसकी बात कर लेते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब भाई दिखता कैसा, सबने देखे रहोगे, लेकिन आजकल वो थोड़ा कम दिखाई देता है, क्योंकि आजकल हमारे पास पहले आई थी CFL लाइट्स, अब आ गई है LED लाइट्स, ठीक है ना। LED लाइट्स मालूम है ना, बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं रहता जैसा अपना पहले बल्ब बनता था, उसके अंदर गैस डालनी पड़ती थी, टंगस्टन फिलामेंट, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देखते हैं। अभी उतनी जो है खतरनाक वाली लाइट नहीं आती जैसे बल्ब आता था। और बल्ब में भी, बल्ब इज ऑल्सो अ हीटिंग इफेक्ट। तुम लोग का ये आ जाएगा क्वेश्चन कि भाई ये हीटिंग इफेक्ट में क्यों आ रहा है बल्ब? हीट पे से तो थोड़ी काम हो रहा है, हमारा तो लाइट पे से काम हो रहा है ना। तो जो लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है ना, वो हीट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो पहले बल्ब देख लेते हैं, बल्ब का स्ट्रक्चर दिखता कैसे। ये देखो, एक्चुअल में बल्ब ऐसा दिखता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है, उसका अपन नहीं कर सकते कुछ, ठीक है। तो ये बल्ब है। अच्छा, ये बल्ब के अंदर तुम लोग ने ये चीज देखे रहोगे, नहीं अभी नहीं आता है। जो बल्ब रहते हैं उनमें आता है, अपनी LEDs में फिलामेंट नहीं होता, जो ऑरेंज कलर के बड़े वाले होते हैं। हाँ वो ठीक है। तो ये होते हैं, क्या होते हैं अपने बल्ब। तब ये कौन से मटेरियल का बना रहता है? देखो मटेरियल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे होती है हीट की एप्लीकेशन जहाँ पे हम लोग को मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है, और कहीं कहीं पे हम लोग को मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम चाहिए रहता है। अब ये एग्जांपल देखिए, हम लोग ने यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम चाहिए था, यानी ये बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्ट कर नहीं पाएगा। अब ये देखेंगे ना, ये इसका एकदम अपोजिट है, नेक्स्ट लेवल की हीट कैपेसिटी है इसकी। अभी हम लोग बात करेंगे। तो पहले ये अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं क्या, पहले ये समझ लो। क्या बात करते हैं? इसको फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। अब फिलामेंट इसका नाम है, मेटल का नाम नहीं है फिलामेंट। फिलामेंट इस पुर्जे का नाम है, इस हिस्से का नाम है। अभी जो मेटल जिस चीज का बनता है, फिलामेंट जिस चीज का बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं टंगस्टन। क्या बोलते हैं? टंगस्टन। क्या बोलते हैं इसको? इधर। अब टंगस्टन का जो बल्ब रहता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो कैपेसिटी रहती है, वो आई थिंक 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहती है। कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास, या उसके आसपास की कोई वैल्यू रहेगी। इतनी वैल्यू यानी इतना टेम्परेचर वो सहन कर सकता है। कौन? अपना बल्ब। इसके लिए तुम लोग ने कभी देखे रहोगे, अभी तुम लोग तो ठीक है देखे हो नहीं देखे हो, लेकिन पहले के टाइम पे जब वो बल्ब निकालना रहता था ना, कपड़े से पकड़ते थे उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था। समझ में? तो अब देखो, जब इसमें से करंट पास होगा ना, करंट पास होगा तो फिलामेंट में जाएगा। कहाँ जाएगा? फिलामेंट में जाएगा। तो फिलामेंट क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। अभी हीट के वजह से ये चमकता है, और जो बाहर जो लगा रहता है ना, वो रहती है अपने ग्लास, नॉर्मल ग्लास रहता है। अब वो ग्लास उस वजह से चमकना चालू कर देता है। फिलामेंट गर्म होता है तो फूट भी सकता है ना, फूट सकता है ना। फिलामेंट क्यों फूटेगा? मेल्ट होगा ना। वो कांच जो रहती है नहीं फूटती, उसके अंदर गैस भरी रहती है। अगर तुम उसको फोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट वाली आवाज़ आएगी। वो गैस वाली चीज़ पे आते हैं अभी हम लोग।
फिलामेंट समझ में आ गया? उसके अंदर भी गैस रहती है। हाँ वो गैस रहती है उसके अंदर, ठीक है। फोड़ा कर टाइम पास में। मेरी हॉबी क्या है, मैं क्या बोलते हैं बस स्टॉप पे जाके ट्यूबलाइट फोड़ता हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, एक टाइप का फिलामेंट है जो टंगस्टन का माने में, टंगस्टन की कैपेसिटी कितनी रहती है हीट की 3400 डिग्री सेल्सियस, और इसकी बहुत कम रहती है, ठीक है, इसकी बहुत कम रहती है, पता नहीं आ रहा हूँ, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम रहती है, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ को देखो, इन दोनों चीज़ को ना डायरेक्ट तुम कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों मालूम है? ये बल्ब तुम्हारा एक टाइम पे बंद हो जाएगा, रात भर चलेगा, सुबह बल्ब हो जाएगा, लेकिन फिलामेंट कभी नहीं बंद हो, ये सॉरी क्या बोलते हैं अपना फ्यूज जो है ना, फ्यूज कभी बंद नहीं होता। अगर फ्यूज बंद हो गया तो तुम्हारे घर में लाइट ही नहीं आ रही है, और तुमने अपने घर का स्विच बंद कर दिया तब भी नीचे से फ्यूज अपना काम चालू रखा हुआ है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली मेरे को ऐसा लगता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, इससे हम लोग को कंपेयर नहीं करना चाहिए, इसके लिए बुक के अंदर कंपैरिजन दिया भी नहीं हो। सिर्फ इतना समझो, कहीं कहीं हम लोग को क्या चाहिए कि तू बल्ब और फ्यूज के कंपेयर करके क्या करेगा, तो बोल रहे अरे भाई ये बल्ब लगा हुआ है, एक काम करो बड़ा बिजली खींच रहा, फ्यूज लगा लो, आएगा फ्यूज में, तेरे को फ्यूज में लाइट आएगी, तो क्यों कंपेयर करना है। और तू फ्यूज के बदले बल्ब लगा सकता है, एक काम करो मत लगाओ, ये लो बल्ब लगा दो, लगा सकता है फ्यूज के बदले बल्ब, तो कंपेयर करने का क्या फ़ायदा है फ़ायदा? क्यों ऐसे सवाल पूछना, ठीक है। चलो नहीं ठीक है, अच्छी बात है। ये तुम लोगों को समझ में आ गया कि फिलामेंट अपना क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, हीट की वजह से वो चमक रहा है, और चमकने की वजह से क्या हो रहा है, उसमें रोशनी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे कि लाइट इज रेडिएटेड, हीट इज रेडिएटेड, क्या बोलते हैं, हीट इज रेडिएटेड, मतलब बाहर आती है, समझ में आ गया। अच्छा अब ये बात आती है, तुम लोग देखोगे अरे लाइट फूटती है तो इतनी भयानक आवाज कहाँ आती है, देखे हो ना, ऐसा दिखता है वो पता नहीं क्या पड़ गया, मस्त आती है। फिर वही बात कर रहा था, वो इंडियाज गॉट टैलेंट में तूने वो जाके किया है क्या ऐसा, वही वाली हरकत लग रही है इसकी, ठीक है। तो हीट रेडिएट करती है। अच्छा यहाँ पे बात कर लेते तो इसके अंदर गैस रहती है, कौन सी गैस रहती है, आर्गन, आर्गन या तो नाइट्रोजन, आर्गन या तो नाइट्रोजन। अच्छा भाई ये गैस डाल के क्या मतलब है, गैस बहुत ज्यादा है क्या हमारे पास है, गैस क्या हीट को कंट्रोल करती है, और कोई गैस क्या, ग्लास, मतलब तो ऐसा हथौड़ा आके मारता है तो ग्लास नहीं टूटता है। अच्छा जलता नहीं है, क्या नहीं जलता है, नहीं जलता है, नहीं पिघलता कौन, है। देखो भैया एकदम आराम से अपने घोड़ों को रोक लो, एकदम सिंपल सी चीज़ है कि ये क्या है, ये क्या है, मेटल है, और मेटल अंडरगो कोरोजन, मेटल अंडरगो कोरोजन, और कोरोजन के अंदर वो अपने आप को खराब कर लेता है, डीके हो जाता है, तो वो खराब हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे नाइट्रोजन और आर्गन गैस डाली जाती है। अगर हम लोग ने पीरियोडिक टेबल वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि जो नाइट्रोजन गैसेज सॉरी आर्गन वाली गैसेज जो सारी रहती है उनकी क्या प्रॉपर्टी है, एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी क्या है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्या नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। तो इसके लिए इसके अंदर हम लोग आर्गन भर के रख देते हैं ताकि जो फिलामेंट है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ऑक्सीडाइज नहीं हो जाए, क्योंकि अगर वो ऑक्सीडाइज हो गई तो फिलामेंट खराब हो जाएगा और बल्ब तुमको बदलने पड़ेंगे, लेकिन वो वाले बल्ब जल्दी बदलने नहीं पड़ते थे। समझ में क्लियर हो गया, हो गया। अब एक चीज और देखते हैं, तुम्हारी बुक के अंदर दिया हुआ है कि जो फिलामेंट का शेप रहता है वो किस तरीके का रहता है। तो एक वर्ड दिया हुआ है वो ध्यान से सुनना, फिलामेंट इज कॉइल्ड कॉइल, क्या बोला हुआ है, ध्यान से सुनो, कॉइल्ड कॉइल है, यानी एक ऐसी कॉइल है जो खुद कॉइल से बनी हुई है। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो कॉइल्ड कॉइल का मतलब क्या होता है, ये देखो ये मेरी कॉइल हो गई, एक ये कॉइल हो गई ना, ये कैसी कॉइल हो गई, दिख रही है, क्लियर दिख रही है। अच्छा थोड़ा बड़ा बना देता, चलो ये कॉइल हो गई, इसको कॉइल बोलते हैं। इस कॉइल को यूज करके एक कॉइल बनाई जाती है, मतलब क्या है, ऐसी बनता है फिलामेंट। समझ में चलो थोड़ा अच्छे से बना दो क्या, रेड पेन से थोड़ा खराब हो गया, चलो अच्छे से एक बनाते हैं। बस वैसी है, ये तुमको स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये खुद एक कॉइल से बना हुआ है, दिख रहा है, एक कॉइल से बना हुआ है,
स्प्रिंग है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर रहता है इसका। लोखंड का रहता है क्या? नहीं मेटल में अभी तो बोला टंगस्टन रहता है, कहाँ है होश। ठीक है, तो ये फिलामेंट किसका बनता है, कॉइल्ड कॉइल का, यानी ये पहले से कॉइल है और उस कॉइल को एक कॉइल के अंदर कन्वर्ट किया गया सर, यानी स्प्रिंग को स्प्रिंग के अंदर कन्वर्ट, तो इट इज अ कॉइल्ड कॉइल लाइक स्ट्रक्चर। ये चीज कंप्लीट हो गई। अच्छा तुम लोग एक बात बता देता हूँ, एक रहता है माइका। माइका मतलब वो नहीं जो ससुराल माइके वाली, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। माइका एक एलिमेंट है जो हीट को रेजिस्ट नहीं करता बट इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करता है। अब देखो तुम लोग ने हीटर देखे रहोगे, ठीक है, हीटर का डायग्राम तुम्हारी बुक में समझो ऐसा एक ऊपर से मैं बना रहा हूँ, तो इसके अंदर हीटिंग कॉइल कैसी रहती है, ऐसी रहती है, ऐसे करके पूरी घुमाई रहती है हीटर के अंदर, मालूम है, मालूम है, मालूम है कि नहीं मालूम? चालू करते हैं फिर वो हीट होता है, फिर हीट आती है। हाँ, तो ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गई। ये कॉइल पूरी तरीके से घुमाई हुई है। अब ये कॉइल के अंदर ना एक मटेरियल लगा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइका। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिका बोलते हैं या माइका बोलते हो? मैं मिका बोलता था अपने टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसकी एप्लीकेशन क्या, तुम लोग ने पहले के ज़माने में स्त्री में लगा रहता था, अभी पता नहीं शायद एडवांस हो गया। तुम लोग ने एक चीज़ देखे होगे, घर पे आयरन करते हैं टाइम पे अगर अपनी शर्ट या यूनिफॉर्म जब तुम लोग आयरन कर रहे हो, तो एक चीज़ तुम लोग देखे हो, जब तुम लोग को पता करने का रहता है कि वो ठंडा है या गर्म है, तुम लोग टच करते हो तो भाई हाँ गर्म है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर तो करंट पास हो रहा है ना, और वो मेटल है तो तुमको करंट के झटके भी लगने चाहिए, सही बात। लगने चाहिए, तो क्यों नहीं लगता? तो ये मटेरियल लगा रहता है माइका का। तो माइका क्या करता है, हीट को तो आगे जाने देता है बट करंट का इंसुलेटिंग रहता है, करंट के लिए वो इंसुलेटिंग रहता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? और कोई मेरे ख्याल से एप्लीकेशन वाला पार्ट अपने लिए बचा नहीं है। ये चीज़ पूरी क्लियर है? ये फोटो खींच लो एक। अच्छा ये एक चीज़ मैं इधर बताना भूल गया, ये देखो, ये तुमको ये दिख रहा है, तुम्हारा फ्यूज़ दिख रहा है। फ्यूज़ की जो बॉडी रहती है ना, ये पोर्सिलिन की बनी रहती है। किसकी बनती है? पोर्सिलिन। पोर्सिलिन एक टाइप का मटेरियल है। क्या है भाई? मटेरियल है। चलो फोटो ले लो फटाफट। क्या टाइम हो रहा है? 20 मिनट है ना? 18 मिनट है, 18 कितना टाइम चल रहा है ना, वो लेट जा रहा है, आज लेट जा रहा है, 1 घंटा का इसी में हुआ है अभी सर। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में, जो कि अपना है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक कंजम्पशन का जो यूनिट होता है। अच्छा हम लोग को ये मालूम है 1 वॉट, 1 वॉट मालूम है हम लोग को कितना होता है? बहुत एक, ठीक है, वॉट का यूनिट क्या होता है? जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, ये अपना क्या बनता है? वॉट बन जाता है। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा ये 1 वॉट बहुत छोटा यूनिट है, अगर बात करूँगा तो बहुत छोटा यूनिट है। अगर इसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करता हूँ, यानी अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1000 वॉट, तो 1000 वॉट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। समझ में आ गया? अब अगर मैं 1 किलोवाट की एनर्जी, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 किलोवाट की एनर्जी मैं 1 घंटे के लिए यूज़ कर रहा हूँ। समझ में? याद है हम लोग ने हीट का फॉर्मूला बताया थे, हीट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो ये पावर हो गया हम लोग का, ठीक है। और मैंने तुम लोग को बताया था हीट एनर्जी कंज्यूम्ड और हीट एनर्जी कंज्यूम्ड और हीट जनरेटेड, तीनों एक ही कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं बात करूंगा एनर्जी कंज्यूम्ड की बात करूंगा कि अगर मैं 1 किलोवाट का कोई अप्लायंसेस है जो 1 आवर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, कितने आवर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे कितना पावर मिलेगा, मतलब कितनी हीट जनरेट होगी, तो मैं बोल सकता हूँ उसको 1 किलोवाट आवर। क्या बोल सकता हूँ? 1 किलोवाट आवर। अब ये जो 1 किलोवाट होता है ना, तुम लोग बुक में देखो अरे भाई ये तुम क्या पढ़ा रहे हो, 1 किलोवाट का यूनिट 1 किलोवाट आवर यूनिट होता है। तुम लोग अगर तुम लोग ये लोगे बिजली का बिल, तो उसमें तुमको आता है 42 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट में बात होती है उसमें। तो व्हाट इज़ 1 यूनिट? जो बिजली का 1 यूनिट होता है वो 1 किलोवाट आवर रहता है। क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। तो 1 यूनिट जो अपने बिजली के बिल में 1 यूनिट आता है, दैट इज 1 किलोवाट आवर। समझ में आ गया? अच्छा तो ये 1 किलोवाट आवर में इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्या है?
1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो इतना बड़ा हम लोग ने कंजम्पशन क्यों, मतलब इतना बड़ा हम लोग ने क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन किए क्यों है, किलोवाट में क्यों छोड़ दिए, वॉट पर सेकंड में भी छोड़ सकते थे, वॉट इंटू सेकंड में भी छोड़ सकते थे, तो इतना बड़ा किए क्यों। चलो अभी हम लोग देख लेते हैं। देखो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, अच्छा 1 किलोवाट का मतलब इसमें कितना होएगा, 1000 वाट हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1 यूनिट की बात करो, 1 किलोवाट कैसे लिख सकता हूँ। अच्छा ये क्या है, आवर है, लेकिन आवर्स में हमको नहीं चाहिए, हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड्स। तो 1 आवर को 1 आवर इज इक्वल्स टू कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, ठीक है 60 मिनट्स, और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स रहते हैं, 60 सेकंड्स। तो टोटल में कितना लिख सकता हूँ, 36,600। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, देखो ठीक है, ये अपना हो जाएगा जूल्स, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये 1000 जूल्स हो जाएगा, जूल्स पर सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये जूल्स हो जाएगा अपना, और ये अपना सेकंड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, समझा कि नहीं समझा। देख वॉट को क्या लिख सकता हूँ, जूल्स पर सेकंड लिख सकता हूँ कि नहीं, ये सेकंड सेकंड कट गया, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है, इधर देखो 36 और कितना जीरो है 5, तो ये 10⁵ हो गया। अच्छा एक पॉइंट इधर शिफ्ट करूंगा, 3.6 इंटू 10⁶, कितनी मिलेगी अपने को, जूल्स पर सेकेंड, इसके अंदर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, तो एक मिनट चेक करने में, बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स अपने को एनर्जी मिलेगी। अब मेरे को बात बताओ, ये 1 यूनिट है, ये किसकी वैल्यू है, 1 यूनिट की है, कितनी यूनिट की है, तुम्हारे घर में 1 यूनिट का कभी आया है बिजली का बिल, अरे भाई 1 ही यूनिट आया है, घर बंद कर दो तब भी 5, 6, 10 आ जाते कहीं कहीं पे, चोर कंपनी लोग का मतलब मालूम है ना, चोर कंपनी पे, ठीक है। तो 1 यूनिट की कितनी वैल्यू आई, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। अगर मैं बोल देता हूँ इधर 10 आ जाते या 12 आ जाते, या समझो किसी ने 100 यूनिट कंज्यूम कर लिया, तो और ये नंबर बढ़ जाता, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता, समझना, मतलब तुम्हारे बिजली के बिल जो अब इतने आ रहे हैं वो इतने आ जाते हैं, नंबर इतने बड़े आते हैं। तो इतने बड़े नंबर से हमको डील करना नहीं है। अब तुम लोग साइंस पढ़े लिखे हो, अब जिनको नहीं समझ में आता उनको 10⁻n⁻² कौन समझाएगा, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, किसके लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए इतने बड़े टर्म को हम लोग ने क्या कंसिडर कर दिया, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, क्या कंसिडर कर दिए, 1 यूनिट, ठीक है। तो और 1 यूनिट कितना इज इक्वल्स टू, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यूनिट का टर्म हम लोग क्यों यूज करते हैं, बिजली मापने के लिए, और ये कौन यूज करता है मालूम है ना, मीटर बॉक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मीटर बॉक्स। मीटर बॉक्स बनाया अंबानी नहीं बेटा, मीटर बॉक्स अंबानी।